हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर आमाशय की कैसी संरचना होती है, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि आमाशय से जब भोजन क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी क्या संरचना होती है और आगे किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी यानी 7.5 मीटर के लगभग लंबी होती है। अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। जैसे अपन किसी लंबे पाइप को समेट के रखते हैं तो समेट के रख देते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी क्या हो जाती है, कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, जो कि यकृत और अग्नाशय से भी स्त्राव प्राप्त करती है और इसकी स्वयं की भित्ति से भी कुछ रस स्त्रावित होते हैं। यकृत जो कि एक गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है और उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर यह स्थित होती है और यह यानी यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह पित्त रस बनाती है, जो कि एक थैली नुमा अंग के अंदर संग्रहित होता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। और पित्त रस का हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है, फैट होता है, उसके पाचन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी वसा का पाचन करने में पित्त रस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी के साथ साथ अभी मैंने कहा कि अग्नाशय से भी रस प्राप्त करती है, तो अग्नाशय भी एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो कि आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अभी अपन ने चित्र में देखा था ना, जो हमारे पाचन तंत्र का चित्र है उसमें, कि आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होता है और यह अग्नाशय पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि अग्नाशयी रस स्त्रावित करती है, जो कि छोटी आंत के अंदर जाता है। और यह अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर कार्य करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी उनको पाचन करने में सहायता करता है। और इस प्रकार जो भोजन पच जाता है, अब वह क्षुद्रांत के छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंचता है और जहां पर इस आंत्र के द्वारा जो रस स्त्रावित होते हैं, उनके द्वारा पाचन की शेष क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। जिसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती है, प्रोटीन एमिनो अम्लों के अंदर बदल जाते हैं। अब जब हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है यानी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो उसके पश्चात हमारे भोजन का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, यानी भोजन अवशोषित होता है। तो भोजन अवशोषित कहाँ होता है, क्षुद्रांत के ही सबसे निचले जो भाग होता है उसके अंदर भोजन का अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति के द्वारा रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। क्षुद्रांत की यानी छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक सतह होती है, उसके ऊपर अंगुली नुमा उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर भोजन के अवशोषण के तल क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम के अंदर सूक्ष्म वाहिकाओं का, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, पचित भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और दीर्घ रोम की सतह से ही इस जितना भी भोजन पचा हुआ होता है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है और फिर यह अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं के अंदर चला जाता है। फिर अवशोषित पदार्थ यहाँ से रुधिर वाहिकाओं द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं, क्योंकि रुधिर तो हमारे शरीर के सभी भागों तक जाता है। तो फिर इन रुधिर वाहिकाओं द्वारा यह पचित भोजन शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, जहाँ पर इन भोज्य पदार्थों का विभिन्न प्रकार के दूसरे कार्य करने के अंदर काम किया जाता है। और इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, स्वांगिकीकरण। और जिससे कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और जिससे कि ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे पूरा भोजन हो चुका है, उसका अवशोषण भी हो जाता है। जो शेष भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता या जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है, वह अपचित भाग कहाँ भेज दिया जाता है, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं बृहदांत्र या बड़ी आंत।
जो कि क्षुद्रांत की अपेक्षा बहुत छोटी होती है, या लेकिन कैसी होती है, चौड़ी होती है। छोटी आंत पतली थी और लंबी थी, लेकिन ये चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी या 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि जो अपचित भोजन इसके अंदर आया है उसमें से जल और जो लवण बचे हुए होते हैं उनका अवशोषण करने का मुख्य कार्य होता है बृहदांत का। और जो शेष जल और लवणों के पश्चात अपचित भोजन बच जाता है, या जो पदार्थ बच जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? मलाशय में, और वहाँ पर यह अर्ध ठोस मल के रूप में एकत्रित रहते हैं और समय समय पर गुदा के द्वारा यह मल शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन। तो यहाँ पर हमारी मनुष्य की यानी मानव की पाचन प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो हमने क्या देखा कि किस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है और फिर उसे शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। हमें पता है कि शाकाहारी जंतुओं के अंदर घास और पादप इत्यादि उनको खाते हैं, तो उनके अंदर जो पाचन की विधि है वो विधि हमारे पाचन से बहुत अलग है। कभी आपने देखा है कि गाय भैंस जब चारा खाते हैं या जो अपना उनका जो भोजन होता है वो खाते हैं, और उसके बाद जब वो भोजन नहीं खा रहे होते हैं उस समय भी वो अपना भोजन चलाते रहते हैं या जुगाली करते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तव में वो क्या करते हैं, पहले घास को बहुत जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और आमाशय के भाग के अंदर क्या कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रूमेन। रूमेन यानी प्रथम आमाशय। उसके अंदर ये घास को जो फटाफट चबा चबा के इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस भोजन का रूमेन के अंदर आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होता है जिसे हम जुगाल या कड कहते हैं। बाद में जब जानवर घास नहीं खा रहा होता है, चर नहीं रहा होता, तो उस समय क्या करते हैं, इस जुगाल या कड को ये जानवर वापस छोटे छोटे पिंडकों के रूप में अपने मुंह में लेके आते हैं और बाद में फिर उसे बैठ के धीरे धीरे चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को हम रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु जो रोमंथन या जुगाली करते हैं, इन जंतुओं को हम रूमिनेंट या रोमंथन कहते हैं। घास के अंदर सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक प्रकार का क्या कार्बोहाइड्रेट है। और इनकी जो आपका कहना चाहिए कि रूमिनेंट पशु हैं अपने गाय भैंस हिरन, इन सब के अंदर रूमेन से के आगे एक बड़ी बृहदांत और थैली के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं। और अंधनाल के अंदर सेलुलोज पाचक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि हमारी आहार नाल के अंदर अनुपस्थित होते हैं। ये सेलुलोज पाचक जीवाणु इन शाकाहारी जंतुओं के अंदर, क्योंकि वो क्या खाते हैं, केवल घास और कच्चे प्लांट्स इत्यादि ही खाते हैं, उनको पका के नहीं खाते, तो ये उस सेलुलोज का पाचन भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारी आहार नाल के अंदर इन सेलुलोज पाचक जीवाणुओं का अभाव होता है, इसलिए ये इनको पाचन नहीं कर सकते। इस प्रकार अब हमने देखा कि जो विभिन्न जिनमें अलग अलग प्रकार के जो जंतु पाए जाते हैं, परंतु बहुत से कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो सूक्ष्म प्राणी हैं जिनके अंदर न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र, फिर भी वे अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। तो इन्हीं तरह से हम उनमें से किसी एक जंतु के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे कि अमीबा। अब अमीबा के बारे में अपन देखें तो अमीबा आपको पता है कि एक कोशिकीय जंतु है जिसके अंदर ना तो मुख पाया जाता है, न ही किसी प्रकार का कोई पाचन तंत्र पाया जाता है। तो फिर ये किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है या उसका पाचन करता है। अमीबा हमें पता है जलाशयों के अंदर एक पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, जो कि अमीबा का शरीर कैसा होता है, एक कोशिकीय झिल्ली होती है और इसी के अंदर एक सघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अंदर बुलबुलों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, अनेक धानियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अमीबा
अपनी जो आकृति होती है वो लगातार बदलता रहता है, उसकी आकृति बिल्कुल फिक्स नहीं रहती है। ये एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में पादाभ या कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो कि इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे ही इसको जब महसूस होता है कि इसके आसपास भोजन है, तो यह उस भोजन के कण के चारों ओर अपने पादाभ क्या करता है, विकसित करता है और उन्हें निगल लेता है, या फिर जो ये पादाभ हैं उसकी खाद्य धानी के अंदर फंस जाते हैं और खाद्य धानी के अंदर ही पाचक रस स्रावित होते हैं और खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और फिर जो भोज्य पदार्थ बच जाता है, पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन आदि जितनी भी शरीर की जो अन्य क्रियाएं होती हैं उनको करने के काम में आता है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है या बिना बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो खाद्यदानी के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, बहिक्षेपित कर दिया जाता है। तो भोजन के पाचन की विभिन्न प्रकार की जो आधारभूत प्रक्रियाएं हैं वो सभी प्राणियों में अगर हम कहें तो समान है कि पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर पाचन और फिर उसके बाद बहिक्षेपण किया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसके बाद हम अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अन्य भागों के अंदर किस प्रकार स्थानांतरण होता है, किस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक, थैंक यू।